ओके, अब जो हमारा टॉपिक है वो है इनपुट आउटपुट स्ट्रक्चर। ठीक है, इनपुट आउटपुट स्ट्रक्चर क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। अ जनरल पर्पस कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड डिफरेंट सर्विसेज कंट्रोल कनेक्टेड थ्रू अ कॉमन बस। ये हम बड़े अच्छे से जानते हैं कि हर जो डिफरेंट बसेस होती हैं आपके कंप्यूटर के अंदर कनेक्टेड होती हैं और डिफरेंट इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोवाइड कर रही होती हैं। ठीक है, अब डाटा बस है तो वो डाटा ही आपको प्रोवाइड करती है। एक्सटेंशन बस है तो एक्सटेंशन के लिए एक्स्ट्रा जो भी हम इंटरनल एक्सटेंशन लगा रहे हैं उसकी इंस्ट्रक्शन जो है वो एक्सटेंशन बस के जरिए आती है। तो ये आपके डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं। इनपुट आउटपुट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ईच डिवाइस कंट्रोलर दैट मैनेजेस अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिवाइसेस। डिवाइस कंट्रोलर मेंटेन्स अ लोकल बफर स्टोरेज। आपका जो डिवाइस कंट्रोलर है वो मेंटेन कर रहा है द लोकल बफर स्टोरेज एंड अ सेट ऑफ स्पेशल पर्पस रजिस्टर। ठीक है, और ये स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स भी हो सकते हैं। आपका डिवाइस कंट्रोलर है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। बफर स्टोरेज होता है कि जो भी रन टाइम पे चीज़ आ रही है उसकी बफरिंग करके आपको जो भी लोड कर रहे हैं वो आपको शो हो रहा है। जैसे कि मैं कोई भी चीज़ ब्राउज़र ओपन कर रही हूँ तो वो लोड हो रहा है तो वो आपकी बफर मेमोरी के अंदर स्टोर होगा, तो वो स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स भी हो सकते हैं। The device controller is responsible to move the data between the peripheral devices. Yes, peripheral devices कौन सी devices होती हैं जो कि हम आसानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस, USB हो गया, DVD हो गया, माउस हो गया, आपका कीबोर्ड हो गया, ये सारी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। ठीक है, एंड इट्स लोकल बफर स्टोरेज। और किसी भी जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं वो लोकल बफर इसलिए इसको कहा गया है कि क्योंकि वो एक्चुअली आपके डिवाइस कंट्रोलर है, उसने एज अ लोकल बफरिंग उसको ऐड करा। जब आप कोई चीज़ ऐड करते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस को तो वो किधर स्टोर होता है, वो आपका एज ए लोकली बफरिंग हो रही होती है, वो लोकली स्टोर होता है एज अ रजिस्टर की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट मेन टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज हैं। इनपुट आउटपुट इंटरप्ट्स आर एज फॉलोज। आपकी पहली आती है सिंक्रोनस और दूसरी होती है आपकी एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस इंटरप्ट्स क्या होती है? द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इज स्टार्टेड एंड द कंट्रोल। आपकी जो इनपुट आउटपुट सिंक्रोनस क्या चीज़ होती है? सिंक्रोनस में होता है ब्लॉक्स बाय ब्लॉक। ठीक है, अब ये किस तरह काम कर रहा है, इसमें क्या आ रहा है? कंट्रोल इज रिटर्न टू द यूजर प्रोसेस व्हेन इट इज कंप्लीटेड। ये क्या करेगा? तब तक आपका जो कंट्रोल है यूजर को प्रोसेस करेगा जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए। इट कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय मेकिंग द CPU आइडियल। ठीक है, और ये CPU आइडियल मतलब खुद काम कर रहा है, उसमें कोई भी चीज़ हम एक्सटर्नली ऐड नहीं करें। स्पेशल वेट इंस्ट्रक्शन और यूजिंग द वेट लूप अंटिल द नेक्स्ट इंटरप्ट्स। देखिए भाई, सिंक्रोनस वही चीज़ है जब तक आपका एक काम कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है, दूसरे इंटरप्ट्स को वेट करना पड़ेगा, दूसरे वाले टास्क को वेट करना पड़ेगा। सो इसमें कोई भी ये चीज़ नहीं है कि हम इसको स्टार्ट और स्टॉप के साथ काम कर रहे हैं। इसमें जो आपने एक बार काम चला दिया है तब तक वो काम चलेगा जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए। कंप्लीट होगा देन वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का वेट करेगा। अनटिल लूप चलती रहेगी जब तक वो अपनी इंटरप्ट जो है वो प्रॉपर कंप्लीट ना कर ले। एसिंक्रोनस इंटरप्ट्स हैं। एसिंक्रोनस इंटरप्ट्स कौन सी इंटरप्ट्स होती हैं? द कंट्रोल रिटर्न्स टू द यूज़र प्रोसेस। यस, ये कंट्रोल किसकी तरफ मूव होता है? आपके यूज़र की तरफ मूव होता है विदाउट वेटिंग फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन टू कंप्लीटेड। बेटा इसमें ये है कि हम देखिए, हमें ज़रूरत पड़ी है, हमने कहा कि ये मुझे एक टास्क नहीं परफॉर्म करना, मुझे दूसरा वाला करना है, तो आप उसके अंदर फ़ौरन से इंटरप्ट जनरेट करके दूसरे टास्क के ऊपर शफल कर सकते हैं। ठीक है, आप बाउंड नहीं है इसके अंदर। स्टार्ट और स्टॉप का कंसेप्ट है इसमें। स्पेसिफिक स्मॉल सिस्टम कॉल इज रिक्वायर्ड टू अलाउ द यूजर प्रोग्राम टू वेट फॉर इनपुट आउटपुट कंप्लीशन। ठीक है, इसमें इतना ज़्यादा नहीं, इसमें सिस्टम कॉल जो है वो रिक्वायर्ड होती है कि हम यूज़र प्रोग्राम के जो वेट है इनपुट आउटपुट कंप्लीट करने के लिए वेट करें। स्पेसिफिक सिस्टम कॉल जो है वो रिक्वायर्ड होती है जो कि यूज़र को अलाउ करती है कि सिस्टम कॉल आप कर सकते हैं। और सिस्टम कॉल ऐसी होती है कि आप इंटरप्ट्स भी जनरेट कर सकते हैं और ट्रैफिक भी जनरेट कर सकते हैं। It is required the device status table containing an entry for each input output device with the information about its current status। ठीक है, जो भी आपका करंट स्टेटस होता है डिवाइस वो आपको बता देती है। जैसे कि अभी PDF ऑन है तो वो आपके CPU के अंदर ये इसकी सारी की सारी वर्किंग शो हो रही होगी। वर्किंग ये नहीं कि एक्चुअली मैं उसके ऊपर क्या ओपन किया हुआ है, वो उसकी बैक एंड सारी की सारी टाइमिंग शो कर रहा होगा कि आपका प्रोसेसर एक्चुअली कितनी एग्जिस्टेंस ले रहा है।
A wait queue is required as other processes may also issue request to the same device being used. ठीक है, वेट क्यू का क्या काम है? वेट क्यू से पता चल गया कि क्यूज के अंदर चीज़ें लगी हुई हैं, लेकिन ये है कि वो वेटिंग लिस्ट में है, पहला वाला काम पहले परफॉर्म होगा, दूसरा काम दूसरे। लेकिन अगर लेट्स सपोज करें कि वो काम हमारा जो है कंप्लीट नहीं हो रहा, बार बार मतलब लार्ज वर्क है और उसकी वजह से ये हो रहा है कि छोटे वाले पहले हो ही जा रहे हैं और लार्ज वाला काम आपका पीछे रह गया, तो वहाँ पे आप इंटरप्ट जनरेट करके खुद अपना जो लार्ज वाला काम है, लार्ज वाली टास्क है, लार्ज वाला प्रोग्राम है, प्रोसेस है, उसको पहले रन कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना, समटाइम्स इंटरप्ट जनरेट करने की तब ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि बहुत सारे मेरे पास टास्क काम कर रहे हैं, लाइक मेरे पास 10 प्रोसेस हैं, वो वर्क कर रहे हैं, वो वर्किंग परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अब ये प्रॉब्लम हो गई है कि उन छोटे छोटे टास्क की वजह से टू MB वाले पहले हो जा रहे हैं, जो 6 MB वाला है उसको जगह ही नहीं मिल रही, हालांकि उसका जो था वो सेकंड वाला टास्क था। सो हम यहाँ पे मैनुअली इंटरप्ट जनरेट करते हैं, देन जो भी आपका काम है विद इन टाइम आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होता है DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस इज यूज फॉर हाई स्पीड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, जो आपका डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है वो हाई जो आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की स्पीड है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। द डिवाइस कंट्रोलर ट्रांसफर द एंटायर ब्लॉक ऑफ द डायरेक्ट करंट, जो भी डाटा डायरेक्टली अटैच होता है टू इट्स फॉर्म इट्स ओन बफर स्टोरेज टू मेमोरी विदाउट बाय इंटरवेंशन बाय द CPU। सो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का भी यही मतलब है कि बगैर किसी इंटरप्ट के आप डायरेक्टली डाटा को एक्सेस कर सकते हैं और अपना काम जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। सो ये तो थी आपके इनपुट आउटपुट से रेलिवेंट इंटरप्ट्स। अब आती है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स की बात करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, किसी से होते हैं ना किसी चीज़ के। सो ऑपरेटिंग सिस्टम के भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि आपके रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर्स को मैनेज करते हैं, इंश्योर करते हैं, किस लिए? एग्जीक्यूशन करने के लिए, किस चीज़ को भाई? प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन। जिसमें आपका आता है जी प्रोसेस मैनेजमेंट। अब एक्चुअली प्रोसेस क्या है? देखिए प्रोसेस क्या है, अब प्रोसेस इज़ अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, ये चीज़ याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, प्रोसेस क्या है? प्रोसेस इज़ अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम एक्चुअली जो आपका प्रोग्राम है, ठीक है, जो आपका प्रोग्राम है वो एक्चुअली एसेंस आ, मैं यहाँ पे स्टिक नोट्स कर देती हूँ। जो आपका ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम इज अ पैसिव। ठीक है, ये पैसिव एंटिटी होती है, बिकॉज ये अभी ये प्रोग्राम है, ये कुछ कहीं भी रन नहीं हुआ, ये जस्ट आप सोच रहे हैं, आपने इसको एंटर किया है, लेकिन ये प्रोग्राम इज अ पैसिव एंटिटी। लेकिन जो आपका प्रोसेस होता है वो आपकी एक्टिव एंटिटी होती है, प्रोसेस इज एक्टिव एंटिटी। ठीक है, जो आपका प्रोग्राम है वो पैसिव एंटिटी होती है, बिकॉज वो अभी जस्ट प्रोग्राम है, वो रन नहीं हुआ। लेकिन जब वो प्रोसेस में आ जाता है, तो जब वो एग्जीक्यूशन में आ जाता है एज सच, तो वो आपकी एक्टिव एंटिटी बन जाती है। ठीक है, जो आपका प्रोसेस है, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, अ प्रोसेस इज़ अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। जब एक प्रोग्राम एक प्रोसेस की एग्जीक्यूशन में हो रहा होता है, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? प्रोसेस कहते हैं। A process needs certain resources including CPU, time, memory, file and input output devices। भाई आप जो प्रोग्राम है वो किधर काम करें? कंप्यूटर होगा तो करेंगे, सिस्टम यूनिट होगा तो करेंगे, कोई इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं तो करेंगे, कोई टाइम मैनेजमेंट है तो करेंगे। मतलब कि हमारा मेन मकसद है अपना काम जो है वो अकम्प्लिश करना। The operating system is responsible for the following activities related to the process management। अब ये जो सारी की सारी टाइप जी चीज़ें हैं, ये वाली सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, ये इसके अंदर आती हैं आपके प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर। वो किस किस चीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है वो परफॉर्म करेगा। उसमें पहले आती है आपकी क्रिएशन एंड डिलीशन ऑफ द यूज़र एंड सिस्टम प्रोसेसेस। हाँ जी भैया, आपका प्रोसेस मैनेजमेंट इस चीज़ की भी एक्टिविटीज़ करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए भाई, आपका सिस्टम यूनिट है, आपकी
विंडो है, आपको यूनिक्स या लाइनक्स है, तो वो सारे के सारे काम क्रिएट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, कोई भी न्यू काम कर सकते हैं। लाइक मैंने वर्ड यूज़ करा तो मैं वर्ड को कर रही हूँ, मुझे पावर पॉइंट यूज़ करना तो मैं पावर पॉइंट को कर रही हूँ। सो आपका दिल जब चाहे इसको क्रिएट करें, दिल जब चाहे उसको डिलीट करें। सस्पेंशन एंड रिजम्पशन ऑफ प्रोसेसेस, मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, ये सारी इन डिटेल जब आपका आगे आएगा। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, ठीक है। मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस कम्युनिकेशन, ये भी आएगा। प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग ऑफ डेडलॉक सिचुएशन, मतलब ये सारी की सारी चीज़ें हम इन डिटेल पढ़ेंगे। सो प्रोसेस मैनेजमेंट ना सिर्फ इंसर्ट और डिलीट करता है, बल्कि वो देखता है कि कौन सा प्रोसेस एक्टिव है, कौन सा सस्पेंड हो गया है, कौन सा मैकेनिज्म जो है वो सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, कौन सा मैकेनिज्म कम्युनिकेशन के लिए यूज़ हो रहा है, डायरेक्ट मेथड है या इनडायरेक्ट मेथड है, ठीक है। कौन सा डेडलॉक सिचुएशन अगर अकर हो जाती है, लाइक जैमिंग वगैरह हो जाती है, तो वो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, मेन मेमोरी मैनेजमेंट है। मेन मेमोरी मैनेजमेंट में क्या चीज़ होती है, मेमोरी मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग द यूज़र ऑफ मेन मेमोरी, ठीक है। जो आपकी मेन मेमोरी होती है, रैम, रोम। रैम इज़ यूज टू स्टोर डाटा इन इंस्ट्रक्शंस टेम्परेरीली। ये ऐसा आप लोगों को ये चीज़ें बड़ी अच्छे से पता है कि जो आपकी रैम है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है, टेम्परेरी मेमोरी होती है। इसमें ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन डाटा होगा, जैसे कि अभी ये मेरी फाइल ऑन है, लेकिन ये कहीं बैक एंड पे स्टोर है, लेकिन जब मैंने इसको ऑन किया तो ये रैम के अंदर लोड हुई है, ठीक है। ये रनिंग टाइम पे एग्जीक्यूट हो रही है। अगर मैं इसको बंद कर दूंगी तो ये रैम के अंदर से खाली हो जाएगी, रैम को एम्प्टी कर देगी। ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट्स मेमोरी एरिया ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स। आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मेमोरी एरिया जो है ना वो डिफरेंट प्रोग्राम्स ओपन कर सकते हैं। ऐसे नहीं है, बाउंड नहीं है कि आप वो डोज सिस्टम होते थे जिसके अंदर बाउंड होता था कि एक मेमोरी के अंदर एक ही प्रोग्राम एट अ टाइम आप रन कर सकते हैं। डी एलोकेटेड मेमोरी एरिया इज डी एलोकेटेड, हम वही चीज़, मैंने अभी ये पीडीएफ फाइल ओपन किया, अगर मैं इसको बंद कर दूंगी तो ये डी एलोकेट हो जाएगा, प्रोग्राम फिनिश होगा, डी एलोकेट हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट्स अ पार्ट ऑफ स्टोरेज मीडियम, डिस्क हो गया, एडिशनल रैम्स वगैरह भी लगाई जा सकती हैं। सो भी रनिंग पार्ट आपका रैम के अंदर होता है, बाकी अगर आप इसको सेव करते हैं तो वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी में जाके स्टोर होता है। अ पार्ट ऑफ रनिंग प्रोग्राम कैन बी इन रैम एंड रिमेनिंग पार्टी में बी ऑन हार्ड डिस्क, ठीक है। जो चीज़ आपकी रैम के अंदर है, जैसे मेरी पीडीएफ है, ये रैम के अंदर है, बाकी चीज़ें भी ऑन है, लेकिन वो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर स्टोर है, मतलब कि हार्ड डिस्क के अंदर है। दिस इज नाउन एज वर्चुअल मेमोरी। ऐसा पार्ट जो रनिंग प्रोग्राम मेरा कुछ रैम के अंदर है, बाकी रिमेनिंग पार्ट मेरा हार्ड डिस्क के अंदर पड़ा हुआ है, उसको हम कहते हैं वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। द एरिया ऑफ हार्ड डिस्क यूज्ड फॉर वर्चुअल मेमोरी इज कॉल्ड स्वैप फाइल। सो जब हम हार्ड डिस्क को यूज़ करते हैं फॉर वर्चुअल मेमोरी के लिए, मतलब कि रैम के अंदर डाटा लाने के लिए, वापस हार्ड डिस्क के अंदर रखने के लिए, तो उसको हम कहते हैं स्वैपिंग, ठीक है, स्वैप फाइल। इट इज़ यूज टू एक्सचेंज डाटा इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन बिटवीन मेमोरी एंड हार्ड डिस्क। यस, ये स्वैपिंग होती ही आपकी रैम और हार्ड डिस्क के दरमियान में होती है। The amount of data and program instruction that can swap at given time is called the page। कि जो भी आपकी इंस्ट्रक्शन है डाटा की, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, वो सारा का सारा आपके पेज के अंदर स्टोर हो रहा है। द प्रोसेस ऑफ स्वैपिंग आइटम्स बिटवीन मेमोरी एंड हार्ड डिस्क इज कॉल्ड द पेजिंग, ठीक है। जो इंस्ट्रक्शन है स्वैपिंग की, डाटा प्रोग्राम की, उसको हम कहते हैं पेज। जो प्रोसेस है स्वैपिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं आपकी मेमोरी के दरमियान में और हार्ड डिस्क के दरमियान में, उसको हम कहते हैं पेजिंग। ये इन डिटेल आगे सारे चैप्टर्स आएंगे आप लोगों के, ये भी सिर्फ और सिर्फ उसका इंट्रो हो रहा है। अ सिचुएशन इन विच मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज वेस्टिंग इन पेजिंग इंस्टेड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। हाँ जी बेटा, ये चीज़ होती है कि आपका जो प्रोसेसर है, वो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो क्या करता है कि अपना बहुत सारा टाइम जो है वो पेजिंग क्रिएट करने पे ही लगा देता है। पेजिंग क्या होता है, मतलब ये तुम्हारा डाटा है, ये तुम्हारा डाटा है, ये तुम्हारा डाटा है, ठीक है, इसी में टाइम वेस्ट कर देता है। एक्चुअल वर्किंग वो परफॉर्म ही नहीं कर रहा होता, इसको हम कहते हैं थ्रेशिंग, ठीक है। थ्रेशिंग इस सेंस में आएगा कि वो अपना टाइम जो है वो पेजिंग बनाने में लगाई जा रहा है और अपना एक्चुअल एग्जीक्यूशन परफॉर्म नहीं कर रहा। लाइक आपका सीपीयू जो है वो स्लो डाउन हो जाता है, काम परफॉर्म नहीं कर रहा, वो एक्चुअली पीछे पेजिंग क्रिएट कर रहा होता है और आपका सिस्टम थक जाता है। The operating system is responsible for the following activities in connection with the memory management।
अब इसकी जो जो टर्म्स हैं ये मेमोरी मैनेजमेंट के लिए काम आती है, लाइक कीपिंग ट्रैक ऑफ विच पार्ट ऑफ मेमोरी आर करंटली बीइंग यूज बाय द होम, कि कौन सी जो मेमोरी है किस पार्ट के लिए यूज़ हो रही है, डिसाइडिंग विच प्रोसेस टू लोड व्हेन मेमोरी स्पेस बिकम अवेलेबल। देखिए भाई, पहला पार्ट तो ये है कि मेमोरी ने देखना है कि करंटली क्या चीज़ जो है मेरी रैम अवेलेबल है। अब वो देखेगा कि अब जो मैंने नेक्स्ट अपलोड करना है क्या मेरी रैम के अंदर स्पेस अवेलेबल है, ठीक है। दूसरा, फिर तीसरे वो डिसाइड करेगा हाउ मच मेमोरी इज़ टू बी एलोकेटेड टू द प्रोसेस। अब मेरी पीडीएफ का अपना साइज़ होगा रैम के अंदर, मेरी ये जो एक्सेल शीट है इसका अपना साइज़ होगा, व्हाट्सएप का अपना साइज़ है, गूगल का अपना साइज़ है। तो इसके अलावा क्या स्पेसिंग है मेरी रैम के अंदर, वही ना हो कि मैं उसमें जो चीज़ें ऐड करी जा रही हूँ, तो वो आपका पीसी जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा। एलोकेटिंग मेमोरी स्पेस एज नीडेड, मेमोरी को एलोकेट करेगा जब उसको ज़रूरत होगी, अगर वो खाली होगी तो वो उसको एलोकेट कर देगा, ठीक है, वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेगा। डी एलोकेट मेमोरी स्पेस एज नीडेड, आपकी मर्जी, जब चाहे अपने पीसी के अंदर फाइल्स ओपन करें, जब चाहे उसको क्लोज करें। पहले तो था ये आपका इस चीज़ के आया कि मेन मेमोरी मैनेजमेंट है, दूसरा है आपकी सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी मैनेजमेंट। सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी मैनेजमेंट, मेन मेमोरी और प्राइमरी स्टोरेज इज़ वोलेटाइल एंड टू स्मॉल, ऐसा ही है ना, मेन मेमोरी बहुत स्मॉल होती है। सो जब हमें परमानेंटली इसमें स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमें परमानेंटली स्टोर करना है तो हम सेकेंडरी स्टोरेज को एज अ बैकअप के तौर पे भी यूज़ करते हैं। किसकी बैकअप को? मेन मेमोरी। लाइक मैं रन टाइम पे जो चीज़ अभी बना रही हूँ उसको मैंने परमानेंटली सेव करना है तो मैं अपनी सेकेंडरी स्टोरेज में सेव करूँगी। मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम्स यूज डिस्क एज द प्रिंसिपल स्टोरेज मीडियम फॉर बोथ प्रोग्राम्स एंड डाटा, ठीक है। ये दोनों टाइप के तरीके से काम कर रहा है। आपको जो मॉडर्न कंप्यूटर हमारे जो पीसीज हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स, सो ये इसकी एक्टिविटीज़ हैं। आप सेकेंडरी स्टोरेज में फ्री स्पेस मैनेजमेंट हो सकती है, स्टोरेज एलोकेशन एंड डी एलोकेशन हो सकती है, डिस्क की स्केजुलिंग हो सकती है, जैसे आप डिस्क की पार्टीशन वगैरह करते हैं ना, ये हम कर सकते हैं। इसके बाद आती हैं आपकी इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट। The role of operating system in input output system is to manage and control input output operation। इसका काम है कि भाई आपके इनपुट आउटपुट ऑपरेशन और डिवाइसेस को मैनेज करना, ठीक है। और ये ऑप्टिमाइज करता है जब आपके सिस्टम और इनपुट आउटपुट कोई भी मैक्सिमम ऐड हुआ है, कंपोनेंट होता है, डाटा जो है ना वो एक दूसरे के साथ टाइटली कपल्ड भी हो सकता है और लूजली कपल्ड भी हो सकता है। ये तो डिपेंड करता है आपकी जो सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम के इनपुट आउटपुट की कन्फिग्रेशन और कंट्रोलिंग के साथ। लाइक इनपुट आउटपुट मैनेज कर रहा है डिफरेंट टास्क, जैसे कि मैंने माउस ऐड कर दिया, कीबोर्ड ऐड कर दिया, मॉनिटर ऐड कर दिया, प्रिंटर ऐड कर दिया। प्रिंटर अब ऐड किया ना मैंने तो वो इनपुट आउटपुट को मैनेज करेगा, बिकॉज देखिए 10 पीसीस लगा दिए मैंने एक प्रिंटर के साथ, तो जिसकी क्यू पहले आएगी उसको वो प्रिंटर जो है वो प्रिंट आउट करके शो करवा देगा। द इनपुट आउटपुट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, आपका जो आपका इनपुट आउटपुट सिस्टम है वो इन चीज़ों के ऊपर फॉलो करता है। लेकिन बफर कैशिंग सिस्टम होता है, कैशी मेमोरी बहुत फास्ट मेमोरी होती है। आपका जो सीपीयू होता है ना वो बजाय रैम से डाटा लेने की बजाय कैशी मेमोरी से ले लेता है, क्योंकि कैशी मेमोरी आपकी जो रैम के पास होती है और इसमें वर्किंग जो है वो एफिशिएंटली परफॉर्म होती है। सो जो रन टाइम पे डाटा सीपीयू ने लेना होता है, रैम क्या करता है वो कैशी मेमोरी को शेयर कर देता है। जनरल डिवाइस ड्राइवर्स इंटरफेस इसको मैनेज करेगा, ड्राइवर्स और स्पेसिफिक हार्डवेयर, मतलब कि टोटल ओवरऑल जो भी इनपुट आउटपुट है वो बफरिंग कैशिंग सिस्टम को मैनेज करेगा, डिवाइस ड्राइवर को करेगा और आपके हार्डवेयर डिवाइसेस को करेगा। फाइल मैनेजमेंट है। फाइल मैनेजमेंट क्या है? फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डिफाइंड बाय इट्स क्रिएटर। भाई ये भी तो एक फाइल ही है, ठीक है। इसमें फाइल में डिफरेंट आपके चैप्टर्स बने हुए हैं, तो वो फाइल मैनेजमेंट आप खुद भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जो राइटर है वो भी हो सकता है। सो इसलिए सिर्फ और सिर्फ इसी की प्रोसेसिंग को ही मैनेज करना है। फाइल मैनेजमेंट का काम है सिर्फ और सिर्फ जो फाइल एडिटिंग से रिलेटेड है, इमेजिंग की हो सकती है, सॉन्ग की हो सकती है। अब देखो जो इमेजेस की फाइल है वहाँ पे इमेजेस ही ओपन होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि आप वहाँ पे सॉन्ग सुने, ठीक है। जिस चीज़ से रेलिवेंट फाइल होगी, डाटा की फाइल है तो डाटा से, एम एस वर्ड आपने कोई एडिटिंग करनी है तो एम एस वर्ड की फाइल ही यूज़ करेंगे, तो वो फाइल मैनेजमेंट उसी से रेलिवेंट ही सॉफ्टवेयर को यूज़ करेगा।
सो फाइल क्रिएट कर सकते हैं, फाइल डिलीट कर सकते हैं, डायरेक्टरी क्रिएशन कर सकते हैं, डायरेक्टरी डिलीशन कर सकते हैं। ये हम डिफरेंट प्रिमिटिव्स अप्लाई कर सकते हैं मैनिपुलेशन के लिए। जो भी डायरेक्टरी में अगर मैंने अपनी कोई डायरेक्टरी बनानी है मैनुअली, मुझे प्री डिफाइंड नहीं यूज़ करनी, मेरे कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि मैं अपने काम के लिए फर्दर यूज़ कर रही हूँ, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। मैपिंग फाइल ऑन द सेकेंड स्टोरी, मैपिंग यही चीज़ होती है बेटा कि आप एक्चुअली उसको स्टोर कर दिया आपने, आप जो रैम के अंदर काम कर रहे थे डायरेक्टली, ये आपने कहीं पे बैक एंड पे स्टोर कर देना, ठीक है, मैप कर देना। मतलब मैंने एक फ़ाइल बना रही थी MS वर्ड के अंदर, तो मैं क्या कर रही हूँ, उसको सेव किया है मैंने, मैप कर दिया किसके अंदर, स्टोरेज, सेकंड स्टोरेज के अंदर। वो आपकी मर्ज़ी, आप किस भी नाम से कर सकते हैं। प्रोटेक्शन सिस्टम होते हैं। प्रोटेक्शन सिस्टम मतलब कि आपकी कंप्यूटर्स के अंदर आपको डिफरेंट ऑथराइज और अनऑथराइज यूजर्स की एक्सेस भी होती है, ठीक है। कंकरेंटली एग्जीक्यूशन और मल्टीपल प्रोसेसेस जो हैं वो काम कर रहे होते हैं। लाइक डिफरेंट यूजर्स आप लॉग इन कर सकते हैं, डिफरेंट यूजर्स बना सकते हैं हम इसके अंदर, ठीक है। डिस्टिंग्विश करता है कि ऑथराइज पर्सन है और अनऑथराइज पर्सन है, प्रोटेक्शन को सिक्योर करेगा आपकी। स्पेसिफाई द कंट्रोल, प्रोवाइड्स मीन्स ऑफ इन्फोर्समेंट। भाई आप जो अपना यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करते हैं, अपना अकाउंट जनरेट करते हैं, वो आपके सारे के सारे प्रोटेक्शन सिस्टम के अंदर आते हैं। सो डिफरेंट रिसोर्सेज को आपने बाउंड्री लगानी है, एक्सेस कंट्रोल्स लगाना है। आप अपने डाटा को इनकैप्सुलेट भी कर सकते हैं, आप अपने डाटा को लॉक भी कर सकते हैं। मुझे अपनी डिस्क वगैरह को भी लॉक करना है ना, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप उसके एक्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं। नेटवर्किंग डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ द प्रोसेसर दैट डू नॉट शेयर मेमोरी और अ क्लॉक। आपको जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, ये कलेक्शन ऑफ प्रोसेसर होता है। इसमें हम कोई भी शेयर्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट नहीं होता। मैंने पहले भी बताया, पिछले लेक्चर में भी बताया, कल हमने इस चीज़ को देखा था कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी अपनी यूटिलाइजेशन मेमोरी है, अपना CPU है, अपना प्रोसेसर, अपना सिस्टम यूनिट है, अपनी ओवरऑल अपना सिस्टम यूनिट है, अपना कंप्यूटर है। इसमें कोई भी शेयर्ड मेमोरी नहीं है। लेकिन शेयर्ड मेमोरी में ये चीज़ होती थी कि मल्टी प्रोसेसर एक ही मेमोरी को यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आपका पर्सनल PC है वो एक शेयर्ड मेमोरी को यूज़ कर रहा है। तो ये इसके हैं। कंप्यूटेशनल स्पीड अब ज़्यादा होती है बिकॉज कोई भी बाउंड नहीं है शेयर्ड मेमोरी के साथ, तो स्पीड ज़्यादा होगी, इंक्रीज डाटा अवेलेबिलिटी होगा, इंक्रीज इनहांस इसकी रिलायबिलिटी होगी। कमांड इंटरप्रेटेड सिस्टम्स होते हैं, कमांड बेस्ड, जिसके ऊपर CMD भी आपको प्रोवाइड करता है, CMD इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है। आप कमांड लाइन इंटरप्रेटर और शेल, ठीक है। आप डिफरेंट शॉर्टकट कमांड्स लिख रहे होते हैं, जैसे कि आपका CMD विंडो है, जैसे कि मैं ये लिख रही हूँ यहाँ पे CMD, ठीक है। ये आपका है शेल। इसी तरह के ही होते हैं, शेल भी होते हैं, लेकिन ये आपकी कमांड प्रॉम्प्ट है, जिसे हम कमांड लाइन कहते हैं। और यहाँ पे आप मैनुअली कमांड की बेस पे काम कर रहे थे, प्रोसेस क्रिएशन कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट हैंडलिंग कर रहे हैं। आप कोई भी कमांड लिख के बाय, जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च कर रही हूँ तो बाय मैनुअली सर्च कर रही हूँ, लेकिन कमांड प्रॉम्प्ट में मैं कोई भी कमांड लिख रही हूँ तो वो उस चीज़ को ओपन कर रहा है, ठीक है। और ये मेन मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल प्रोटेक्शन, नेटवर्किंग, इसके अलावा जो डिफरेंट नेम्स कंट्रोल्स हैं वो होते हैं कंट्रोल कार्ड, इंटरप्टर होते हैं, कमांड लाइन इंटरप्रेटर होते हैं, शेल होते हैं इन यूनिक्स, ठीक है। जो शेल होती है ना वो आपकी यूनिक्स के अंदर होती है, जो आपकी विंडो है उसके अंदर आपकी CMD होती है। हाँ जी, कर्नल, इतनी देर से कर्नल कर्नल लगे हुए हैं, अब हम इसको देखते हैं कि कर्नल होता क्या है। कर्नल प्रोवाइड्स द मोस्ट बेसिक इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर इटसेल्फ एंड द रेस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई हम इंटरफेस प्रोवाइड करता है, या तो कर्नल को ऑटोमेटिकली काम कर लेगा, या फिर हम खुद मैनुअली जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ इसको काम करेगा, या फिर रेस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। या वो देखिए कर्नल दो सिचुएशन में होता है ना, या फिर आप रन टाइम उसके अंदर काम करें। देखिए बेटा, ये जो आपका रन टाइम पे काम हो रहा है ना, ये कर्नल मोड के अंदर ही हो रहा है, जो भी चीज़ें कर रही हूँ मैं। या फिर वो बाय फोर्स ही काम कर रहे हैं, या फिर ऑटोमेटिकली आइडियल स्टेज में है, ठीक है। कंप्यूटर इटसेल्फ मतलब कुछ भी नहीं, रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर बिल्कुल रेस्ट में है, ऑपरेटिंग सिस्टम फ्लो में चल रहा है, या फिर कोई काम नहीं कर रहा है, या फिर वो एक्चुअली काम परफॉर्म कर रहा है।
ठीक है। कर्नल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? मैनेजमेंट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसर। आपका जो पीसी होता है ना, आपका सिस्टम यूनिट, उसके अंदर जो सीपीयू लगा होता है, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसर कहते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। मैंने अभी आपको बताया कि वो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर के साथ काम करता है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल होता है। सिस्टम जो आपकी विंडो है उसके अंदर कर्नल होता है। एक्चुअली यही तो चीज़ है जो कि हार्डवेयर के साथ उसको जोड़ता है। हार्डवेयर आपका सीपीयू है, तो कर्नल यहाँ पे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोर है। ठीक है, वो उसका कोड है, वो एक्चुअली कोड है। वो कोड को हम प्रोसेसर के साथ रिलेट कर देते हैं, उसके साथ जोड़ देते हैं। द कर्नल इंक्लूड्स द डिस्पैचर। ठीक है, डिस्पैचर यही होता है कि उसने टाइम को मैनेज करना होता है। एलोकेट्स द सेंट्रल प्रोसेसर, डिटरमाइंस द पोज ऑफ द इंटरप्ट एंड इनिशिएट इट प्रोसेसर, and some provision for communication among the various system and user tasks currently active in the system। जो भी आपके कम्युनिकेशन के लिए एक्टिव एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं, सारे के सारे काम जो है वो आपका कर्नल जो है परफॉर्म करता है। कर्नल इज द कोर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। यस, कर्नल आपके कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम है। द मेन फंक्शन ऑफ द कर्नल आर एज फॉलोज। इसमें है, इट प्रोवाइड्स मैकेनिज्म फॉर क्रिएशन एंड डिलीशन ऑफ प्रोसेस। यस, आपकी सारी की सारी जो वर्किंग है ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो कर्नल मोड ही तो इंस्ट्रक्ट करता है किसको? आपके सीपीयू के साथ काम करता है। इट प्रोवाइड सीपीयू स्केड्यूलिंग। अभी मैंने बताया कि जो कर्नल है वो सीपीयू स्केड्यूलिंग के साथ काम करता है। मेमोरी मैनेजमेंट एंड डिवाइस मैनेजमेंट फॉर दीज प्रोसेस, इसकी जो मैनेजमेंट है वो भी मैनेज करता है। सिंक्रोनाइजेशन टूल्स, जो भी सिंक्रोनाइज हो रहा है डाटा रन टाइम पे, ब्लॉक्स की फॉर्म में आ रहा है, डायरेक्शंस उसको मैनेज करेगा, उसके प्रोसेसेस को। इट प्रोवाइड्स कम्युनिकेशन टूल, आपको कम्युनिकेशन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। देखिए, मैं आप लोगों को लेक्चर दे रही हूँ, ठीक है, आप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, लेकिन बेटा मेरे लैपटॉप के अंदर विंडो इंस्टॉल होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी यूनिक्स लाइनक्स इंस्टॉल होगा, तो मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकती हूँ ना। तो हमें कम्युनिकेशन टूल भी आपका कर्नल मोड प्रोवाइड कर रहा है, मतलब कि इसके अंदर फैसिलिटीज, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपकी जो विंडो है, यूनिक्स है, लाइनक्स है, जो भी बंदा इसको बनाता है वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड करता है कि वो आपके हार्डवेयर के साथ रिलेट होके काम कर सके। स्केजुलिंग इज द फंडामेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन। स्केजुलिंग मैंने आपको पहले बता दी हुई, ये स्केजुलिंग होता है कि छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर तोड़ के उसके उसी फॉर्म के अंदर काम करना। ठीक है, जैसे हम अपने लेक्चर के स्केड्यूल किए हुए हैं कि आपका लेक्चर इस टाइम ये वाला स्टार्ट होगा, उस टाइम ये वाला स्टार्ट होगा, तो ये होती है स्केजुलिंग। ऑलमोस्ट ऑल द कंप्यूटर रिसोर्सेज आर स्केड्यूल बिफोर यूज। यस, आपका कंप्यूटर जो रिसोर्सेज को स्केड्यूल करता है बिफोर यूज। ऐसे तो देखिए, हम भी तो ऐसे ही है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता ना सारे लेक्चर आप एक साथ ले लें। ठीक है, तो आपका जो टाइम पीरियड है वो स्केड्यूल किया गया है कि इस टाइम आपका यही लेक्चर होगा। तो इसी तरह आपका कंप्यूटर का ब्रेन है, कर्नल है, वो क्या करेगा? उसको स्केड्यूल कर देगा। सीपीयू का काम एक्चुअली स्केड्यूलिंग करना है, सीपीयू स्केड्यूलिंग करेगा, कर्नल मोड उसको क्या करेगा? उसकी मैनेजमेंट करेगा। CPU is one of the primary computer resources। Yes, CPU is the brain। दिमाग का ही तो सारा काम है, यही आपकी प्राइमरी रिसोर्सेज जो है वो प्रोवाइड करता है। इट्स scheduling इट्स ऑफन परफॉर्म्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। वही चीज़, CPU आपकी प्राइमरी कंप्यूटर रिसोर्सेज है, हार्डवेयर है, लेकिन जो स्केजुलिंग कर रहा है वो कौन कर रहा है? वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। और वो कौन कर रहा है? आपका कर्नल कर रहा है। और कर्नल किसके अंदर होता है? कर्नल कर्नल ये चीज़ है, ये आपका हार्डवेयर है। ठीक है, हार्डवेयर मतलब कोई भी, ये आपका सीपीयू है। लेट्स सपोज कर ले ये जो आपका है सीपीयू है, ये आपका सीपीयू है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके दरमियान में जो इन दोनों को लिंक करता है, हार्डवेयर और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को, वो आपका होता है कर्नल। ठीक है, और कर्नल कहाँ पे होता है? वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही जो प्रोग्रामर होता है उसने कोड लिखा होता है जो कि हार्डवेयर की डिवाइसेस के साथ प्रॉपर वे से काम कर सकते हैं। जब हम कोई डिवाइस भी ऐड करते हैं ना, तो वहाँ पे भी कर्नल एक्टिव हो जाता है। वो देखता है कि क्या मेरे पास इस डिवाइस की इंस्ट्रक्शन है, क्या मेरे पास इस डिवाइस को मैनेज करने की फैसिलिटी है। सो जब कोई डेवलपर विंडो बनाता है या ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है, वो उस चीज़ को फॉलो करता है कि हार्डवेयर अटैच किया जाए तो सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शन मिलनी चाहिए। ये देखें जी, कर्नल का ये ऑपरेटिंग मोड था। कर्नल बेस्ड डिज़ाइन इज ऑफन ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नल इज आल्सो कॉल्ड द न्यूक्लियस। तो समझ लें कि जो ब्रेन है उसके अंदर न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, आपका ब्रेन ऐसा कोई काम नहीं करता अगर उसके अंदर न्यूक्लियस ना हो। न्यूक्लियस होते हैं न्यूरॉन्स। आपका ब्रेन की साख्त देखी होगी, छोटे छोटे वो न्यूरॉन्स के साथ मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो समझ लें आपका कर्नल वही है।
ब्रेन ऐसा कुछ भी नहीं है अगर वो कर्नल नहीं है, मतलब कि वो न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है। So kernel provides the environment to build an operating system in which the designer have considerable flexibility. ठीक है, वहाँ पे आपको जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, स्केजलिंग कर सकते हैं, रिसोर्स एलोकेशन कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट करते हैं, मतलब ओवरऑल मैनेजमेंट जो भी डिसीजन लेता है वो आपका कर्नल लेता है, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के दरमियान में होता है। बस हमने ये हमारा लेक्चर था। कर्नल ओनली सपोर्ट करता है नोशन ऑफ अ प्रोसेस, जो भी प्रोसेसेस आप दे रहे हैं उसकी फंक्शनैलिटीज़ को देखेगा, उसको कैसे मैनेज करना है उस चीज़ को देखेगा, और मिनिमम सेट ऑफ टाइम के अंदर आपको जो है फंक्शनैलिटी एडेक्वेट मतलब एक्यूरेट वे के साथ आपका डाटा जो है वो परफॉर्म करेगा। जब तक ब्रेन है, ब्रेन है, सीपीयू ने स्केजलिंग करनी है, लेकिन मैनेजमेंट आपकी कर्नल ने करनी है। ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के दरमियान में एक कोर होती है जिसे हम कहते हैं कर्नल, ठीक है, और इसका दूसरा नाम है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस होते हैं न्यूरॉन्स। सो ये था आप लोगों का लेक्चर।